आपके लिए अपने ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से समास को पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे और समास के कितने भेद हैं, कौन कौन से समास हैं, इनको बहुत अच्छे से समझाते हुए पढ़ाते हुए चलेंगे। उम्मीद है कि आज आप इस वीडियो से हम जो भी समास पढ़ाएंगे उसको आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे और इसको समझ के शायद कभी ही आपके लिए दोबारा से पढ़ना पड़े। जो भी समास होगा बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, कहीं भी हम अटकेंगे भटकेंगे नहीं। और अगर कहीं उच्चारण में या कहीं लिखित में कोई गलती तो उसके लिए आप मुझे बताएं, पर मैंने विशेष ध्यान रखा है। और हमारा आज का टॉपिक है समास। कितने होते हैं समास? देखिए मैंने ऊपर ही लिख रखा है कितने समास हैं। 6 समास है। कितने समास हैं? 6 है। इनकी संख्या कितनी है? 6 भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि समास के कितने भेद हैं, ये बनता ही बनता है ज़्यादातर, तो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। आप ध्यान रखिए कितना भेद है? 6 भेद हैं। ठीक है, ये हमारे समास के 6 भेद हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया कि समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, 6 भेद हैं ये। आइए आगे पढ़ते हैं, आगे को बढ़ते हैं अपने समास को और अच्छे से समझते हुए। समास क्या है? देखिए समास, देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप पढ़ें और बढ़ें, बहुत अच्छे से तटस्थ होकर के बैठ जाएँ, एकदम धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक, है ना। जो भी मैं पढ़ाऊँ उसके लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, हम पढ़ाते हैं अपने समास के लिए और आप समझें। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है या इसका दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, तो आपकी संक्षिप्त भी दिया रखा होगा, संक्षेप दिया रखा हो, दोनों में से कोई एक ही दिया होगा, या संक्षिप्त या संक्षेप। ठीक है, या कुछ और दे दें, संज्ञावाचक, कुछ भी सही। तो आपने अगर यहाँ पे पढ़ा तो आप वहाँ पे टिक कर दें कि उसका समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेप दे रखा हो तो आप संक्षेप कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से मिल गया, हो गया एकदम क्लियर। और देखिए समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि समास का आशय क्या है, यानी कि तात्पर्य क्या है, तो ये समास का मतलब होता है कि 2 बड़ी चीज़ों को एक साथ छोटा करके लिख देना है, 2 या 2 से अधिक चीज़ों को, वर्ड यानी कि शब्दों को, तो इसका संक्षिप्तीकरण इसका कहते हैं संक्षिप्तीकरण। और संधि में क्या होता है? संधि का विग्रह करा जाता है, विच्छेद होता है। देखिए और हम पढ़ते देखिए संक्षिप्तीकरण, ये कह रहे हैं संक्षिप्तीकरण 2 या 2 से अधिक। आगे पढ़ेंगे, देखिए हम 2 या 2 से अधिक, है ना। देखिए पढ़िए बढ़िए भैया, समास क्या है? बिल्कुल धैर्य, आज इसी में वीडियो में क्लियर हो जाएंगे एक साथ। संक्षिप्तीकरण 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो 2 शब्द या उनसे अधिक शब्द से बने हुए शब्द, जो शब्द है उनसे मिलकर एक नया शब्द बनता है, इनके नवीन मीन से एक नया शब्द बनता है। और वो भी कौन सा शब्द बनता है? एक सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द नहीं, सार्थक शब्द। मैंने बताया था आपके लिए कितने सार्थक हमारे शब्द कितने होते हैं। विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द हैं, 2 शब्द होते हैं। तो हमारा सार्थक शब्द निकले जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक मतलब कोई शब्द निकलता है, ऐसे एक शब्द एक बनता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द जो बनता है, सार्थक शब्द, उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि 2 से या 2 अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन आया एग्जाम में तो उसको हम कहते हैं क्या? एक सार्थक शब्द बन के आएगा तो वो क्या होगा? हमारा समास होगा। क्या होगा? समास होगा। ठीक है, एक सार्थक शब्द यानी कि जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, क्लियर होगी ये परिभाषा? बहुत अच्छे से हमने कर दी। और पढ़ते हैं, जितनी भी तरह से परिभाषाएं दी गई हैं हम समझ लेते हैं यहीं पे, क्योंकि अलग अलग विद्वानों अलग अलग परिभाषाएं दी। कम से कम, देखिए अब कह रहे हैं कम से कम 2 शब्द में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। कह रहे हैं कि कम से कम 2 शब्द तो जरूर ही होने चाहिए, 2 शब्द तो होंगे ही होंगे समास में, तभी उसका संक्षेप होगा, संक्षिप्तीकरण होगा। समास का मतलब ही अकेला नहीं होता है। समास का शब्द 2 शब्द तो जरूर ही रहेंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और ये लक्ष्य प्राप्त होता है, यानी कि लक्ष्य बताता है, यानी कि अगला शब्द बताता है। 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द को बताएंगे या उसका अर्थ बताएंगे, ये हमारा समास है। क्या है? समास है। देखिए क्या है हमारा? ये समास है। ये सब क्या होता है? समास में ही होता है। और अच्छे से पढ़ लेते हैं। जितनी भी परिभाषाएं विद्वान ने जिस तरह से दी हैं
वो सारी परिभाषा हम क्लियर करते हुए चलेंगे इसी वीडियो में, और अच्छे से समझते हुए भी चलेंगे, ठीक है ना। देखिए, और यहाँ से भी देख लीजिए, सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ये कह रहे हैं, क्वेश्चन बन जाता है कि सामासिक शब्द के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से अगर बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, समास विग्रह। यानी कि समास विग्रह मीन्स अलग कर देना, शब्दों को अलग कर देना है, इनको क्या कहते हैं, समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। ये कह रहे हैं कि सामासिक शब्द जो हैं जब हम विग्रह करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, लोप मतलब लुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे लोप हो जाता है, कह रहे हैं लोप हो जाता है, जैसे राजा राजपुत्र, यही तो है, तो इसका मतलब क्या है, राजा का पुत्र। अगर हम इसका राजपुत्र का मतलब क्या है, राजा का पुत्र है। देखिए, ये राज प्लस पुत्र, तो यानी कि राजा का पुत्र, तो बीच का क्या लोप हो गया, ये का लोप हो गया था, ये का, यानी कि लोप मीन्स गायब हो गया। पर हम जिसको अलग अलग करेंगे, इसको जब इसका विग्रह करेंगे तो हमारा निकल के आ गया कि ये हमारे राजा का पुत्र है, राजा के पुत्र की बात हो रही है। राजपुत्र का मतलब ये है। समास में दो पद या शब्द होते हैं। ये कह रहे, फिर से वही बात आ गई कि समास अकेले नहीं बन सकता, या तो दो पद से मिलकर बनेगा या दो शब्दों से मिलकर बनेगा, ठीक है, तो वो हमारा समास होता है। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि समास किससे मिलकर बनता है, दो पदों से या दो शब्दों से, तो आप वहाँ पे कर देंगे कि ये हमारे दो पदों से या शब्दों से मिलकर बनता है। अब इसमें कह रहे हैं, और भी देखिए, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि समास के पहले पद को, यानी कि समास के कितने पद हैं, तो दो हैं। आप ध्यान रखेंगे कितने पद हैं, दो पद हैं, दो, ठीक है, संख्या दो है। अगर पद पूछ लेते हैं, और वो कौन कौन से हैं, इनको क्या कहते हैं, ये देखिए, है ना। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि समास के पहले पद को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे वहाँ पे उत्तर पद भी दे रखा होगा, पूर्व पद भी दे रखा होगा, कुछ और भी दे रखा होगा, तो आप पूर्व पद पे निशान लगाएंगे, उसको हल करेंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन आ जाता है कि समास के दूसरे पद को क्या कहते हैं, क्योंकि तो दो पदों से मिलकर बनता है, तो दूसरे पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि समास को, एग्जाम में, कि समास के दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, भूलेंगे नहीं, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए। उम्मीद है कि आपके लिए मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा होगा, और आप धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने, देखें और समझें, और इसी को हम समझते हुए कितनी भी तरह से चाहे परिभाषाएं दी गई हो, वो मैंने सारी यहाँ पे ढूंढ के रखी हैं, जिससे आप कहीं से भी कैसे भी कंफ्यूज नहीं हो, और समास क्या है बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, समास को पढ़ते हुए बढ़ेंगे, है ना। इसी को आज हम क्लियर कर लेते हैं अच्छे से एकदम। देखिए, और स्पष्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। समास दो या दो अधिक शब्दों से के योग से, अगर हाँ क्वेश्चन आ जाता है, अभी पहले तो मैंने अभी समझाया था आपके लिए, पर बार बार कह रहे हैं मैं, फिर भी आप समझे इसके लिए। अगर क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह से दे दे कि समास के दो या दो अधिक शब्दों से योग या मेल से मिलकर बनता है, अगर वहाँ पे आ जाता है कि शब्द कितने योग के मिलकर योग से बनकर, मतलब योग से बनता है, तो दो या दो से अधिक, या मेल से होता है तो दो या दो से अधिक एक नया शब्द बनाता है। दो या दो से अधिक शब्द जो मिल जाते हैं आपस में, तो एक वो नए शब्द को रूप दे देते हैं, नया शब्द को एक प्रकार से अवतरित कर देते हैं, एक नया शब्द बना देते हैं। दो शब्द मिलकर या दो से अधिक शब्द मिलकर, ठीक है। आइए और पढ़ते हैं हम आगे को। और ये देखिए, दो या दो, ये देखिए, आप ध्यान रखेंगे, और हम पढ़ते हैं आगे को, बढ़ते हैं और स्पष्ट करते हैं, क्लियर कर देंगे एकदम इसी वीडियो में बहुत अच्छे से, है ना। आप परेशान नहीं होंगे, पढ़ते हुए चलते हैं। समास से निर्मित या बने शब्द को, समास से भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि समास से बने निर्मित शब्द को क्या कहते हैं, या बने शब्द को, तो उसे क्या कहते हैं, समास से बने, ठीक है। सामासिक भी कहते, क्वेश्चन आ जाए क्या कहते हैं, घुमा फिरा के पूछ लेते, समास से बने हुए
शब्द का उसका दूसरा नाम क्या है? एक तो मैंने संक्षिप्तीकरण बताया था, संक्षेप बताया था, और पूछ लिया अगर तो इसको सामासिक भी कहते हैं। आप याद रखें क्या कहते हैं, सामासिक भी कहते हैं। किसको? समास को। दो शब्दों से मिले या दो से अधिक मिलकर बने शब्द को सामासिक भी कहते हैं। किसी के लिए? समास को कहते हैं, तथा इन्हें समस्त पद भी कहते हैं। और देखिए यहाँ क्वेश्चन और घुमा के पूछ लें कि समस्त पद किसका नाम है, उसमें एक जगह समस्त पद दे देंगे, कुछ और दे देंगे, देंगे कोई एक ही, चाहे सामासिक या समस्त पद या संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, तो आप किसी एक पे ही करेंगे, एक ही देंगे इनमें से, तो आप समस्त पद भी कहते हैं। इसका अगर कोई पूछ ले कि समास का दूसरा नाम क्या है तो उसको समस्त पद भी कहते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कहीं से भी आपको नहीं छोड़ना है। देखिए इस परिभाषा में 8-10 क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, और आप ध्यान से पढ़िए। इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। समासिक शब्द के बीच के संबंध को करना समास विग्रह कहते हैं। जो बीच में जो संबंध होता है इनके आपस में, इसको समास विग्रह कहते हैं। अगर इनको अलग कर दें तो बीच में जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है या 3 शब्दों से अगर हम इनको अलग अलग कर दें तो ये विग्रह हो जाता है, समास विग्रह हो जाता है। ठीक है, और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कह रहे हैं, जैसे, जैसे देखिए क्या है, अभी करके दिखा देते हैं। रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कहते हैं। जैसे रसोई घर है तो हम ये थोड़ा कहते हैं कि अरे ये रसोई के लिए घर है, ये रसोई घर कह देते हैं। अगर इसका हम विग्रह करें, इसको तोड़ें, इसको अलग अलग करें तो रसोई घर का मतलब क्या है? रसोई घर, रसोई के लिए घर, यानी कि खाना बनाने के लिए घर का घर है, ये खाना बनाने का ये स्थान है। तो इतना बड़ा थोड़ी बोलेंगे कि ये हमारे खाना बनाने का स्थान है, सीधे सीधे कह दिया ये रसोई घर है, ये रसोई घर है। ठीक है, एकदम क्लियर हो रहा है वीडियो में। और कहीं अगर गलती होगी तो आप बताएं ज़रूर मुझे कि यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है। और अच्छे से पढ़ते हैं इसके लिए। देखिए बहुत अच्छे से अभी मैंने बताया ही था आपके लिए कि समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं समास में? 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। अभी हमने बताए थे। ठीक है, अब ये हम समास के पढ़ते हैं। आइए भेद, कितने भेद हैं मैंने ऊपर भी लिख रखा है, मैंने बताया था। सबसे पहले समास के भेद पूछ लेते हैं, बहुत आते हैं, तो आप ध्यान रखें कितने भेद होते हैं समास के। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। और ये देखिए अब क्वेश्चन बने, समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, जो इस प्रकार हैं। अविभाष, अव्ययभाव समास हो गया नंबर 1 पे। नंबर 2 पर तत्पुरुष समास। नंबर 3 पे कर्मधारय समास। और उच्चारण में वो हो रही है गड़बड़। देखिए हम 6 के 6 भी यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये हमारे कितने हैं? 6 समास यहाँ पर हो गए। ठीक है, अगर इनकी पूछ लेते हैं कि समास के कितने भेद हैं तो हमारे 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, जिनके मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप ध्यान रखें, ये तो आपको ही पता होगी कि कौन कौन से समास हैं, और आप ध्यान रखें कि 6 भेद हैं इनका। अब देखिए नंबर 1 पे हमारा आ गया अव्ययभाव समास। आइए इसको पढ़ते हैं और आगे को बढ़ते हैं। और आप ध्यानपूर्वक तटस्थ होकर, अभी तक तो मैंने परिभाषा समझाई थी कहाँ से कैसे करके क्वेश्चन परिभाषा से बनते हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। और आपने अगर सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। आइए अव्ययभाव समास पढ़ते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से। इसका नाम क्या? अव्ययभाव समास। और ये क्या नाम है? अव्ययभाव समास है। क्या है हमारा? अव्ययभाव समास नंबर 1 पे। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययभाव समास कहलाता है। या वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे अव्यय, अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है? यानी कि जिसका व्यय नहीं किया जा सके, जिसका व्यय नहीं किया, यानी कि इसका खर्च नहीं करा जा सके। व्यय का मतलब यही तो होता है, व्यय नहीं किया जा सकता। अव्यय यानी कि अब व्यय नहीं किया जा सके, अब व्यय नहीं किया जा सके, तो वो क्या है? हमारा अव्ययभाव समास है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि जिस समास के पूर्व पद का अव्यय नहीं किया जा सकता, वो कौन सा समास है? तो वो हमारा अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वाक्य में, ये वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ये वाक्य में कैसा कार्य करता है? क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्वेश्चन आता है कि ये अव्ययभाव समास में
किसमें क्रिया विशेषण का समास का कार्य करता है? तो हमारा अंत करता है अव्ययीभाव समास में। पहले बात ये पूछेगा नहीं, ये जरूर पूछ सकते हैं कि अव्ययीभाव में कौन सा पद प्रधान होता है या उसके पूर्व पद को क्या कहते हैं? तो अव्ययीभाव कहते हैं। और इसके पूर्व पद प्रधान होता है कौन से में? अव्ययीभाव समास में। ये अव्ययीभाव समास में उपसर्ग जरूर होते हैं। कैसे होते हैं वो क्लियर करते हैं। जैसे देखिए हम पढ़ते हैं इसके लिए कैसे होते हैं अव्ययीभाव समास में। जैसे हाँ आगे देखिए, इसका पहला पद प्रधान पद होता है, यानी कि मेन इसका कौन सा पद है? प्रधान पद, यानी कि मेन जो हमारा हमने बताया ना अभी पूर्व पद उत्तर पद, यानी कि जो पहले का हिस्सा, यानी कि 2 टुकड़े कर दो। आज पहले के हिस्सा में क्या हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा, दूसरे के हिस्से में उत्तर पद हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला। तो इसमें इसका प्रधान पद कौन सा है? क्वेश्चन बनेगा तो इसका है अव्ययीभाव समास का प्रधान पद हमारा पहला है। कौन सा है? पहला है। क्वेश्चन आया तो आप कर देंगे पहला पद प्रधान होता है किसमें? अव्ययीभाव समास में। किसमें? अव्ययीभाव समास में होता है। किसमें होता है? अव्ययीभाव यानी कि अव्ययीभाव समास में। ठीक है, उच्चारण में थोड़ी मिस्टेक सी हो रही है। इसका शब्द एक ही अर्थ में प्रकट करते हैं। इसका शब्द क्या होता है? इसके शब्द का जो अर्थ होता है उसका एक ही अर्थ निकलता है, अनेक अर्थ नहीं निकलते हैं। क्वेश्चन बनता है कौन सा समास है कि जिसके शब्द से सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है? तो वो हमारा है अव्ययीभाव समास। ठीक है, हो गया क्लियर? पहले आता से पूछते नहीं, अगर पूछ लेते तो फिर भी आप कर देंगे, आप परेशान नहीं होंगे। कैसे होता है देखिए हम बताते हैं स्पष्ट करते हुए एकदम। ठीक है, करके दिखाते हैं। यथा स्थान, स्थान के अनुसार। यथा स्थान का मतलब है स्थान के अनुसार। इसमें सबसे पहली पहचान क्या होती है अव्ययीभाव की? आप समास को याद कर लें कि इसका जो पहला पद जो होता है वो उस ज़्यादातर उपसर्ग होता है। ठीक है, उपसर्ग से बना होता है। देखिए यथा क्या है? उपसर्ग है। ये स्थान हो गए, 2 शब्द सुन लो ना। यथा स्थान है कि स्थान के अनुसार। ठीक है, आजीवन, जीवन भर, आजीवन, ये आ क्या है? इसमें आगे उपसर्ग है ये। ठीक है, इसकी ये पहचान है अव्ययीभाव समास की। आप पहचान कर लें कि इसका पहला पद ज़्यादातर उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अव्ययीभाव समास के कैसे होते हैं? उपसर्ग होते हैं। ठीक है, पहचान है इसकी। जैसे इसमें प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन है ना, ये प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन हो गया, प्रतिदिन। और अगर हम इसको देखिए, अब इसका ये पहला पद जो है ये क्या है? प्रति। क्या है? क्या है ये? प्रति। ये उपसर्ग हो गया हमारा। ठीक है, यथा समय, यथा समय ये है ना, यथा समय। यथा समय में यथा आपका आ जाएगा, क्या है? ये उपसर्ग है। तो यथा समय का मतलब क्या है? समय के अनुसार, यानी कि यथा समय का मतलब यही तो है। बहुत अच्छे से आप पहचान लेंगे क्योंकि इसमें एक ही अर्थ स्पष्ट करता है। और पूर्व पद इसका प्रधान होता है किसका? अव्ययीभाव समास का। कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान देखिए क्या है। पहचान इसका पूर्व पद उपसर्ग होता है। अभी हाँ मैंने बताते हुए चलिए कि इसकी अगर आप पहचान करें तो आप पहचान करें कि इसका पूर्व पद यानी कि पहला पद, पूर्व का मतलब पहला पद कैसा है? उपसर्ग होगा। इसका पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। ये आपकी अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर कौन सा समास है जिसका पूर्व पद जो है उपसर्ग है, घुमा के पूछ लें क्वेश्चन, वहाँ भी तत्पुरुष लिख दें, अव्ययीभाव लिख दें, बहुव्रीहि लिख दें, कर्मधारय लिख दें, तो आप पहचान कर लेंगे कि हमारे अव्ययीभाव समास में पूर्व पद उपसर्ग होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे दिखा देते हैं करके। आजन्मा, आजन्मा में क्या है? ये आजन्मा है ना, पूरे वर्ड से यानी कि पूरा शब्द है। तो आजन्मा में अगर इनको टुकड़े कर इनको तोड़ा जाए तो आजन्मा में क्या हो रहा है? आ से मिलके ही तो जन्म बना है। तो आ हमारा क्या निकला? ये उपसर्ग निकला। और ये जन्मा हो गया। आ और जन्मा दोनों जोड़ दी तो ये बन गया हमारा ये पूरा एक शब्द आजन्मा। ठीक है, प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन है ये, प्रति प्लस दिन, यही तो है इसका मतलब। प्रति प्लस, सॉरी इसमें प्रति प्लस दिन, यही तो है। इन दोनों को जोड़ दो, यही तो बना प्रति प्लस दिन, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। तो हमारे पहले का क्या हुआ? ये उपसर्ग है। ये हमारा ये क्या है? ये हमारे जो आगे का जो है ये क्या है? ये हमारा उपसर्ग है। ठीक है, पहले का आप ध्यान रखेंगे कि अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। सबसे पहली पहचान ये कर लेना कि जिसमें उपसर्ग आए, आप उसको एग्जाम रूम में अगर भूल भी जाओ तो शब्द को तोड़ के देख लेना। अगर उसमें उपसर्ग निकलता है पहला पद तो आप फटाक से वहाँ भी अव्ययीभाव समास पे टिक कर दें। ठीक है,
अगर आप कुछ भी भूल जाएं तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि उस शब्द को आप तोड़ करके देख लीजिए। अगर उसमें उपसर्ग निकलता है तो वो हमारा क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। और देखिए क्या पहचान है इसकी, और भी देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी पहचान है। पहचान, एक जैसे शब्द का एक साथ आ जाना। हाँ, एक दूसरा एक तरीका और है इसका कि एक जैसे शब्दों का एक साथ आ जाना, यानी कि 2 बार आ जाना। ठीक है, एक पहचान इसकी ये भी है, किससे की, अव्ययीभाव समास की। कौन सी है, एक तो उपसर्ग की पहचान कर लो आप, क्लियर हो गया। अब ये देखिए एक पहचान इसकी और है, बदल के दे दें कन्फ्यूज करने को। कौन सी है, एक जैसे शब्दों का एक साथ आ जाना। और कैसे आ जाना, देखिए उदाहरण देखिए इसका। रातों रात, यानी कि रात रात एक जैसे शब्द हैं ये। रातों रात एक जैसी शब्द तो हुए, रातों रात यानी कि रात रात, यानी कि यही तो है। अगर इनको तोड़ा जाए तो हाथों हाथ, हाथ हाथ, यानी कि हाथ और हाथ, यानी कि एक ही वर्ड्स को 2 बार आ रहा है, तो वहाँ पर भी हमारा अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। अगर एक जैसे शब्द आ रहे हैं, जैसे रातों रात, हाथों हाथ है, इसी तरह से कुछ भी आ जाए। और आप सोचो कि ये, अरे ये तो क्या है, द्वंद्व है, उसमें भी आता है। क्या आता है, पर उसमें अलग आता है ना। द्वंद्व समास में उसमें विलोम शब्द चलते हैं, जैसे राधा कृष्ण, भाई बहन, माता पिता, दिन रात, उल्टे शब्द जाते हैं। जहाँ पे विलोम शब्द में जोड़े आते हैं वो हमारा होता है द्वंद्व समास होता है। पर यहाँ पे सार्थक एक ही जैसे शब्द आए बन के, विलोम नहीं आए। जहाँ पे विलोम शब्द नहीं होगा वर्ड में, वो हमारा होगा कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा हमारा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, अव्ययीभाव समास होगा। यहाँ पे समास होगा। आप अव्ययीभाव समास की क्या पहचान है, सबसे पहली उसमें उपसर्ग होगा। अगर वहाँ पे उपसर्ग ना मिले तो आप दूसरी कोशिश करेंगे कि एक जैसे शब्द तो नहीं आ रहे हैं कहीं, आप वो ढूंढें। अगर एक जैसे शब्द मिल रहे हैं तब भी हमारा क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ये मेरी ट्रिक है, चाहे समझ लो, चाहे आप इसको ट्रिक में याद कर लो या जैसे याद कर लो, वो आपकी है। और एक अनुरोध आपसे और है, आप मेरी वीडियो को दौड़ाएं नहीं, पहली बार में एक बार ऐसे ही ज़रूर देखें, उसके बाद चाहे दौड़ाएं, कुछ भी करें। अगर आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहीं कोई कमी है तो उसे आप ज़रूर बताएं। ठीक है, आज मैंने अव्ययीभाव समास क्लियर कर दिया है और इसकी परिभाषा को भी क्लियर कर दिया बहुत अच्छे से। अगर कहीं कोई गलती होगी तो आप मुझे बताएं। ठीक है, मैं राधा रमण इसी के साथ अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल में आने के लिए। धन्यवाद।